हम बात का सिलसिला शुरू करें जोरदार तालियों के साथ। पीयूष मिश्रा का स्वागत। वैसे आप ये ऐसा क्यों लिखते हैं कि मेरा परिचय मत दिया करो और मैं बदलाव के लिए गया था मुंबई और पता नहीं कितना बदलाव हुआ? वो बदलाव तो हुआ यार, जाने के बाद ना। इस वक्त गया था 2003 में, उस वक्त सिनेमा बदल रहा था, अनुराग कश्यप का उदय हो रहा था, नए लोग आ रहे थे खूब सारे। उसके पहले तो अमिताभ बच्चन ने बर्बाद कर दिया सिनेमा, पूरा 80s 90s सब ख़त्म करके रख दिया। मतलब वही उनका सिनोनिम हो चुका था अमिताभ बच्चन के कॉमेडी सीन, एक थोड़ा सा फाइट, लड़ाई भिड़ाई और सिनेमा बन गया। तो वो 70 से हर चीज़ चेंज होनी शुरू हुई 1998 से। उसके बाद में अनुराग कश्यप आ गया। तो अनुराग कश्यप कैसा भी फिल्म मेकर है, लेकिन उसके हमेशा कहा जाएगा कि देयर इज़ अ फेज विच विल बी कॉल्ड प्री अनुराग कश्यप फेज एंड पोस्ट अनुराग कश्यप फेज। तो 2002 में वो आ चुका था, 2003 में मैं चला गया। उसके बाद में जो है मतलब होता गया, नौजवान लोग थे हम लोग, हमने कहा कि जो है कुछ नया काम करेंगे यार, ये सड़ा गला काम बहुत हो गया। उसके बाद हम भिड़ गए तो जो परिणाम सामने आ गए, अच्छे ही थे, खराब नहीं थे। वैसे ये भिड़ने की आदत आपकी हाँ, ये भिड़ने की आदत आपकी बचपन से रही है या ये इस वक्त ने किया कुछ और सितम? अरे नहीं, बचपन से जिद्दी हूँ यार, मैं जिद्दी हूँ। मतलब मुझे लगता है कि कोई चीज़ क्यों नहीं हो, मतलब अगर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो चीज़ का बाप भी होगा। मैंने बोल दिया कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, बात खत्म हो गई। मैं लिखना चाहता हूँ, बात खत्म हो गई। मैं लिख दिया, मैंने 8th क्लास में मैंने लिख दिया, बहुत बड़ी चीज़ लिख दी। मैंने कहा कि मैं मूर्ति बनाऊंगा, बात खत्म हो गई। मैंने कहा मैं पेंटिंग बनाऊंगा, बात खत्म हो गई। हो जाती है, पता नहीं कैसे हो जाती है, बन जाती है। मैंने कहा मैं गाना लिखूंगा, बात खत्म हो गई। मैंने कहा मैं एक्टिंग करूंगा, बात खत्म हो गई। हो जाता है, एक बार कर लेता हूँ, वो जिद ठान लेता हूँ मैं, हो जाता है। मतलब पता नहीं कैसे हो जाता है। और लोग कहते हैं कि मैंने कमाल कर दिया। कमाल क्या, मतलब इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें लोगों से नहीं होती, मुझसे हो जाती हैं। और फिर लोग पूछते हैं कि कैसे किया। अब कैसे क्या बतलाऊँ कैसे किया? और एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियाँ, इतना फिलोसफिकल गाना आपने कैसे लिखा? अब मैं बोलता हूँ मैं लिख गया यार। होता नहीं, आपने कुछ तो सोचा होगा। मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा मैं लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया। पहले कुछ तो सोचा होगा आपने। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। क्या थॉट है ये, क्या थॉट है आपका? आपने क्या मतलब, आप कम्युनिस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे, राइटिस्ट थे, सेंट्रिस्ट थे? अरे मैंने कुछ नहीं था, मैंने पैसे के लिए लिखा था मैंने, इडियट्स। पैसे मिल रहे थे मुझे उसके। तो बिलीव नहीं करते। तो फिर मैं बोलता हूँ, बात बनाने में मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं बोलता हूँ मैं डूब गया था, मैं पेड़ की तरफ देख रहा था, रात को मैं जो है सोते हुए सो गया। सुबह गाना दिमाग में आ गया और फिर कोई झलक आई, मेरी रोशनी हुई, और ये पता नहीं क्या क्या बकवास करनी पड़ती है। मतलब मीडिया नहीं मानता, इतना आसानी से आप कैसे लिख सकते हैं? लिख देता हूँ मैं, नहीं लिख सकते, लिख देता हूँ मैं, नहीं लिख सकते। अब सुनो, बड़ी बड़ी बातें सुनो। तो बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत ही नहीं मेरे बारे में। मैं ठीक हूँ, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे काम कर लेता हूँ, ईश्वर की कृपा है। ये बहुत दिनों तक मैं समझता रहा कि मैं करता हूँ, ये हम सारे काम मैं करता हूँ। अब कहीं जाकर चेतना आई है कि तुम नहीं कर रहे, यू आर एन एम्प्लॉय। तुम्हें कहीं से गिफ्ट देके, कहीं से एम्प्लॉयमेंट लेके भेजा गया था। अब मैं बाकायदा इस बात बिलीव करता हूँ कि जो कुछ मैं करता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ, करवाता है कोई। आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय। कोई देखता है मुझे, इतने बड़े बड़े काम में 8th स्टैंडर्ड में मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 8वीं कक्षा में किसी बच्चे के दिमाग में ये पोएट्री कैसे आ सकती है? जिंदा हो हाँ तुम, कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है। अब भले ही ये करते हुए होंठ तुम दर्द सहते हुए शख्स ही लेते हो, अब इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए, खूब अपनी समझ में तो जी लेते हो। ये मैच्योर्ड लाइन्स है। ये 8th स्टैंडर्ड का लड़का कैसे लिख सकता है? लिख दी मैंने। इसका मतलब यह है कि जरूर मैं पिछले जन्म में किसी खास नोट पर छूटा था। मेरा पुनर्जन्म पर बहुत भयंकर विश्वास। मैं जिस नोट पर छूटा था वहां से मैंने पिकअप किया। मैं लगातार, मैंने एक पत्थर मिल गया मुझे, मैंने कहा उसकी मूर्ति बनाऊंगा। मैंने जिंदगी में साला कभी छेनी हथौड़ा का इस्तेमाल नहीं किया, वो बनाया तो बन गई। वो कलर लाया तो मैंने कहा पेंटिंग बनाऊंगा, पेंटिंग बन गई। मैंने सितार बजाऊंगा, 4 साल सितार बजा लिया। गाना गाऊंगा, गा लिया। फिर एक्टिंग के दिमाग में आई, थिएटर करूंगा, एक्टिंग कर ली। फिर मालूम पड़ा कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ एक्टिंग करूंगा, वो भी कर ली। बड़े बड़ों के साथ एक्टिंग कर ली, हो गई। कराने के बाद में आज 60, अभी परसों में 61 का हुआ हूँ। तो अभी जो 60 साल की जो स्वीट 60 की उम्र में मैं जो है अभी जवान होना शुरू कर चुका हूँ, मतलब आपके धीमे करके। तो अभी मैं जो है बड़ा वो महसूस करता हूँ कि यार अभी तो यार जवानी शुरू हुई है, अभी तो जो उम्र शुरू हुई है, अभी तो बहुत काम करना है, लेकिन शांति से करना। यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से जाके मैं जो चुपचाप घर में जाके
विपासना करूंगा, साधना करूंगा, निराकार की खोज करूंगा, निराकार की खोज, वो बहुत ज़रूरी है। निराकार की खोज में मगन हो जाऊंगा, सारे यूफोरिया को छोड़ जाऊंगा कि मैं इस फंक्शन में गया था, उस फंक्शन में गया था, वैसे ही बहुत जूते पड़ चुके हैं मुझे इस फंक्शन का इनवाइट लेके, वैसे ही पड़ चुके हैं। आज सुबह जब मैं लखनऊ में था, वो जिक्र जरूर लखनऊ में था आज सुबह, इसको नाम मालूम है, सर को भी नाम मालूम है, नाम नहीं लूंगा, मेरा एक दोस्त है, कम्युनिस्ट दोस्त है, लेफ्टिस्ट दोस्त है, उसका सुबह उसने पोस्टर देख लिया होगा कि मैं जो है इस फंक्शन में जा रहा हूँ, तो सुबह सुबह एसएमएस आ गया उसको, बड़ा खतरनाक एसएमएस, तुम नीच हो चुके हो, तुम भ्रष्ट हो चुके हो, तुम पापी हो, तुम दुराचारी हो, तुम अत्याचारी हो, तुम साले, तुम ये हो। क्यों? क्योंकि तुम आरएसएस के फंक्शन जा रहे हो। तो मैं सुनता रहा। मैंने आजकल मैं इनकी बातों पर गौर करता ही नहीं, लेफ्टिस्टों की बातों पर गौर करना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा और बोल, ज़्यादा और क्या बोल रहा है उन्होंने, हाँ और अच्छा एसएमएस में बात हो रही थी, एसएमएस में उन्होंने अपने संभ्रांत लैंग्वेज में नीच पापी से ऊपर नहीं बढ़ा हो, मैं बढ़ गया, मैं बड़े आराम से बढ़ गया नीच पापी दुराचारी से ऊपर। मैंने कहा मेरे पास में से बेहतर शब्द है, अब तू सुन, और तू सुन, बढ़िया शब्दों में उसको आपके मतलब औकात पे लाया। मैंने कहा देख मेरे को अब कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ जाऊँगा मेरी मर्जी है, लेफ्ट में जाऊँगा, राइट में जाऊँगा, आरएस में जाऊँगा, बीजेपी में जाऊँगा, कांग्रेस में जाऊँगा, मेरी मर्जी है। मेरे को इनवाइट मिला था, जब मैंने इनवाइट एक्सेप्ट किया तुम्हारा, कल मैंने जो परसों मैंने जहाँ चला था वहाँ से बॉम्बे से, तो मैंने आरएसएस के बंदों को बुलाया था, संदीप मेरा दोस्त है, संघ प्रचारक है, तो मैंने बताया, मैंने पूछा, मैंने कहा पंगा क्या है यार, आरएसएस का पंगा क्या है। मैंने कहा मैं तो वहाँ पर जाऊँगा तो मैं तो अपनी बात बोलूँगा, मेरे मुस्लिम्स बहुत सारे दोस्त हैं, बड़े अजीज दोस्त हैं, मैं तो बोलूँगा उनके बारे में। उन्होंने कहा पीयूष भाई कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आरएसएस इवॉल्व हो चुकी है, इसका इवॉल्व स्वरूप है, शाखा में मुस्लिम बंदे आते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कहने लगा, ऐसा। मैंने कहा तू बता मेरे को साक्ष्य दे, उसने मेरे को साक्ष्य दे दिए। अरे मैंने कहा क्या बात कर रहा है, मैंने कहा हाँ। अब मैं अगर किसी कम्युनिस्ट सभा में जाऊंगा और बोलूंगा कि मेरी हरिद्वार में गंगा में पैर रखने की इच्छा हो रही है, तो वो तो मुझे गाली देंगे। मैं बोलूंगा मेरे को 4 धाम की यात्रा करने की इच्छा हो रही है, तो मुझे गाली देंगे। मैं बोलूंगा कि मेरे को अभी मथुरा जाने की इच्छा हो रही है, कृष्ण अनुभूति करने की इच्छा हो रही है, मैं गाली देंगे। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, यहाँ तो कोई गाली नहीं दे रहा मेरे को, तो कट्टरपंथी कौन हुआ, तुम हुआ कि ये हुआ? कौन कट्टरपंथी हुआ, तुम हुए कि ये हुए? तो मैं तो बड़े आराम से, मेरे तो बड़े अजीज दोस्त हैं मुस्लिम, मेरे बचपन के सगे दोस्त जो हैं कमर और भैये, भगवान जाने कहाँ पर हैं, जहाँ पर भी रहें सुखी रहें, देख रहे हैं अगर इस इंटरव्यू को, तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा उनको। इम्तियाज़ अली के साथ में था कल, इम्तियाज़ अली मेरा अजीज़ दोस्त है, इम्तियाज़ अली जिसने रॉक स्टार और तमाशा बनाई थी, वो फिल्म मेकर है, मैंने उसके साथ दोनों में काम किया था। कल वो रॉक स्टार की तो शूट में बैठ जाया करते थे हम, बीच उसका एक गाना था कुन साया कुन, वो उस पर मैंने बात करी। मैंने कहा यार क्या गाना लिखा है, ये तो कमाल कर दिया कि मतलब जब कुछ भी नहीं था वही था। निराकार की साधना का गाना है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लाह कहीं नहीं है छोड़ अल्लाह के, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसी की तो बात हम कर रहे थे। कहने लगे पीयूष भाई इसका उदाहरण ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद उसने मुझे कोट कर दिया। मैंने कहा तू मुझे ऋग्वेद में, तो मैंने भी नहीं पढ़ा, तब तक मैंने भी नहीं पढ़ा था, तो मैंने कहा तूने ऋग्वेद कोट कर दिया? उन्होंने कहा कोट कर दिया, मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपको। मेरा दोस्त है इम्तियाज़ अली उसका नाम है, मेरा अजीज दोस्त है। एक तारिक खान है मेरा दोस्त, उसने कहा कि पीयूष भाई वो भी फिल्म मेकर है। उन्होंने कहा ये ज़मीनी जिहाद और रूहानी जिहाद में फ़र्क होता है, ये जिहाद कर रहे हैं, ये ज़मीनी जिहाद कर रहे हैं, एक रूहानी जिहाद होती है, अंदर से लड़ना पड़ता है। मैंने कहा वही तो हिंदू धर्म बोलता है, अंदर से लड़ो, इवॉल्व हो और जाके एक बार की जो आपके एकाकार करो और साधना में लीन हो जाओ। कहने लगा हाँ यही प्रॉब्लम है। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि अबे नहीं ये बातें नहीं होंगी, ये होगी तो ब्लास्फेमी होगी। मैंने ब्लास्फेमी कैसे होगी भाई, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, तुम हमारे बारे में पूछो, कोई टेंशन नहीं है, ब्लास्फेमी कहाँ से होगी? उन्होंने कहा नहीं ये ब्लास्फेमी है, हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, गो टू हेल यार, हु केयर्स अबाउट यू। नहीं कर रहे मत करो, मुझे क्या जरूरत है, मेरे सैकड़ों दोस्त हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं ज़िंदगी में, बहुत साधारण सुधरा हुआ। अब कम से कम पहले जैसे भी था मैं, आजकल बहुत ही सुधरा हुआ आदमी हूँ, शांत मन से जो है बैठ जाता हूँ, अपने आराम से साधना करता हूँ, अपने आराम से जो विपश्यना करता हूँ, और जो है यारों के पीछे बैठता हूँ। जब से आया हूँ तब से खूब सिगरेट्स पी रहा हूँ मैं, रजनीगंधा खा लिया 5-6, और मैं आराम से हूँ मैं, मतलब आराम ज़िंदगी में आराम से रहना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। वो नहीं पालना चाहिए पंगा, बोझा नहीं पालना चाहिए, काम का भी बोझा नहीं पालना चाहिए, काम शांति से करो और आराम से आके सो जाओ। हाँ पीयूष भाई एक सवाल मेरा था, अभी आपने बात की पुनर्जन्म की बात की, आपने विपश्यना की बात की,
तो ये परिवर्तन आया कैसे? ये सर एक- अच्छा क्योंकि हम अच्छा तो आपको एक कम्युनिस्ट के रूप में जानते हैं, हाँ उसी तरह की पहचान रही है, ये अचानक ईश्वर विपस्ता, ये परिवर्तन ये कैसे? था, बचपन में था सर। 20 साल की उम्र में आ गया था, मेरे को जो है कुछ ध्यान की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन फिर मैं शराब के चक्कर में पड़ गया। बहुत गंदा फेस था वो। मैं अल्कोहलिक हो गया था। वो दुर्भाग्य था मेरा, बहुत दुर्भाग्य था। उसने बड़ा परेशान किया मेरे को उस अल्कोहलिज्म के फेस में। तो मेरा वो ध्यान बिल्कुल कर ही नहीं पाता, सब छूट गया था। 2010 में 9 में गोला लाई थी, 2009 में गोला लाई थी। 2009 में जो है मैं अमेरिका के टूर पे था, वहाँ पर मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया। सीधा हिस्सा पूरा चला गया था मेरा, सीधा हाथ, सीधा पैर। वो जुबान में प्रॉब्लम आ गई थी। मेरे को दिक्कत ये थी कि अब मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। जिस चीज़ के लिए मैंने जन्म लिया, जिस चीज़ के लिए मैंने साधना की है, जिंदगी भर मैंने एक्टिंग की है, मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। और डॉक्टर से बोल दिया था कि ये माइनर स्ट्रोक नहीं है सर, ये मेजर स्ट्रोक है। आपको अब यू हैव टू सिट ऑन अ व्हील चेयर थ्रू आउट योर लाइफ। मैं वहाँ से वापस आया, मेरे एक दोस्त ने बताया मुझे कि यार मेडिसिन ले ली तूने? मैंने कहा हाँ ले ली। काम किया? मैंने काम नहीं किया। विशाल भारद्वाज जो म्यूजिक डायरेक्टर, उनका एक काम कर, तू प्राणिक हीलिंग ले। मैंने क्या होती है? उनको प्राणिक हीलिंग ले जाके वो कुछ करेंगी, तेरे जिस्म में कुछ फूकेंगी और हो सकता है तो सही हो जाए। मैंने प्राणिक हीलिंग ली। अरे यार 1 महीने के अंदर मैं भाग भी रहा था, दौड़ भी रहा था, हंस भी रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा यार इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एनर्जी ऐसी होती है जिनको हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम उनको चमत्कार बोल देते हैं। अरे चमत्कार भी आप ही के सामने घटते हैं, ये हाड़ मास का आदमी करता है। तो मैंने कहा यार ये, उससे जो है मुझे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि मैंने कहा यार ये, इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग एल्स टू लाइफ, इसके आगे भी कुछ है। तो मैंने उसके बाद जो है करके, मेरे को मतलब एक मेरे फिलोसफर गुरु था, उसने कहा कि विपश्यना गया है कभी? मैंने नहीं गया। उन्होंने कहा तू बार बार विवेकानंद की बात करता है या राजयोग की बात करता है, ये राजयोगी है, तू जा कर देख एक बार। विपश्यना कैंप गया, वहाँ जहाँ 10 दिन कैंप अटेंड करा, वहाँ उसको समझने के लिए मुझे करीब 5-6 साल लग गए। तो आपके दोस्त नाराज होते हैं विपश्यना में जा रहे जो आपके तमाम अब दोस्त तो हैं? सर अब तो क्या नाराज होंगे? अब तो मेरे पास में ये है ना, अब नाराज नहीं होते। पहले तो ये था कि मैं फिल्म देख रहा था, देवी जी एक फिल्म देख रहा था, उसमें आया करते थे नेशनल एंथम आता, तो नेशनल एंथम आता है तो मेरी एक जेएनयू की महिला थी, हमारी दोस्त थी, उनका फ़ोन आया तो मैंने उठाया नहीं, क्योंकि एंथम चल रहा था, मैं खड़ा हुआ था, तो मैं नहीं उठाया फ़ोन। उसके बाद में इंटरवल में फ़ोन किया मैंने, तो उन्होंने कहा तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तो मैंने कहा उस वक्त नेशनल एंथम चल रहा था। ऐसी ठठाके हंसी वो, अच्छा तुम इतने भ्रष्ट हो गए, नेशनल एंथम क्या हो गया, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? हेल विद नेशनल एंथम। मैं कमज़ोर था उस वक्त, बहुत कमज़ोर था, दबा हुआ था इन लोगों से, मैं सहन करता गया। मैंने कहा सॉरी यार, गलती होगी। आज की तारीख में वो सामने दिखती है तो वहीं से मुड़ लेती है, उसे मालूम है कि मैं कुछ बोल दूंगा। आज की तारीख में आई हैव एक्वायर्ड ताकत, आई हैव एक्वायर्ड पावर। आज की तारीख में मैं कमज़ोर नहीं, आज की तारीख में मैं कम्युनिस्टों से बात कर सकता हूँ, आज की तारीख में मेरी आंखें खुली हुई, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। क्योंकि आज की तारीख में कुछ हो गया है, मुझे सच में कुछ हो गया है, वहाँ से कुछ मिला है, कुछ जादू हो गया है। आज की तारीख में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया टोटली, कि मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे कहने से करूँगा। निराकार है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, निराकार है, निराकार की खोज है। और लगातार जितना कर रहा हूँ, जितना अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ ना, उतने अधिक मैं काम कर रहा हूँ। इतना काम मैंने आज तक नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ, इतना काम मैंने आज तक नहीं किया, अपने कम्युनिस्ट फेज में भी नहीं किया जितना काम मैं आज कर रहा हूँ। करता जा, काम आता जा रहा है, पता नहीं कहाँ से, और करके आगे बढ़ रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। शांति से काम कर रहा हूँ, सब पर बोझा नहीं लेता, शांति से काम कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ से जाऊँगा अपने आराम से साधना में बैठ जाऊँगा। ऐसी तैसी करा के दुनिया। इनकलाब जिंदाबाद। एक चीज़ और, क्या ये साफगोई की वजह है जिसकी वजह से आपको लोग बार बार ये सेम बातें सुनना चाहते हैं? क्या चीज़? ये जो साफगोई है, जो ये ब्लंटनेस है, ये जो खुलकर कह देने की, जिससे शायद आपके दोस्त आपको बागी समझते होंगे। पता नहीं यार क्या है क्या नहीं, मेरे आदत है ऐसी हो गई है। मतलब अब क्या छुपाना, जितना कुछ बक चुका हूँ मैं अपने इंटरव्यूज़ में, इतना बक चुका हूँ अपने इंटरव्यूज़ में। मैं मेरे ख्याल से मैं उस वक्त, अब क्या कौन है जिसका ललन टॉप का बंदा, सौरभ से मैंने न्यूज़ रूम में सिगरेट मांग ली थी कि यार मेरी सिगरेट है, तुम्हारे पास चलती है क्या सिगरेट यहाँ पर? तो उसने कहा कि यार पीयूष भाई यहाँ मत मांग। वो बाद में बोला मुझसे कि यहाँ मत मांगा करो सिगरेट, यहाँ पर नहीं चलती।
तो अब ठीक है, अब जो मन में आता है, अब मन में आता है तो बोल दिया। तुम्हें अगर पसंद नहीं आया तुम मना कर दो, ठीक है, बढ़िया बात। अब मैं इतना, और नकली होने में यार बड़ी दिक्कत होती है। नकली होने के उसके बाद घर जाके सोचना पड़ता है कि आज नकली बोला, नींद नहीं आ रही, क्या मतलब है। ऐसे बेहतर है सच बोल दो। साला आदमी बुरा मानेगा, एक बार मानेगा, 2 बार मानेगा, 3 बार मानेगा, उसके बाद में मस्त रहेगा। उसको भी मालूम है कि सच बात तो ये है ना, एक बार भर्सना कर दो उसके मुंह के सामने कि हाँ भाई तेरी ये चीज़ पसंद नहीं आई, उस वक्त पूरा मान जाएगा। लेकिन घर जाकर पक्का सोचेगा कि यार ये बात तो सही है। तो वक्ती तौर पर, और सैकड़ों इतने दोस्त होते जा रहे हैं मेरे कि मैं कमबख्त दोस्तों से बहुत परेशान हो गया हूँ। इतने दोस्त हो गए मेरे दुनिया भ्यान में, दुनिया क्या आरएसएस के, क्या कम्युनिस्ट, क्या कांग्रेसी, क्या बीजेपी, क्या सैकड़ों दोस्त हो गए और किसी को मना नहीं करता। और सबको मालूम है करूँगा मैं वही जो मैं चाह रहा हूँ, करूँगा मैं वही जो मैं चाह रहा हूँ। तुम बकवास कर लो, डिबेट कर लो, मुझे हरा दो, तुम नीच हो, पापी हो, दुराचारी हो, प्रूव कर दो, मैं तब भी करूंगा वही जो कि मैं चाह रहा हूं। तुम्हारी बात सुन लूंगा, घर जाऊंगा, उसके बाद वही करूंगा जो मैं चाह रहा हूं। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बात खत्म हो। ऐसे एक बात बताऊं आपको बात भारत की जैसे कार्यक्रमों में और आना चाहिए। आप उधर उनके कार्यक्रमों में जाएंगे तो यहाँ के सभी लोग सुनेंगे। इसका क्या, अगर आप किसी वामपंथी विचारधारा के कार्यक्रम में जाएंगे तो भी यहाँ के जो लोग आपको प्यार करते हैं वो आपको यकीनी तौर पर सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो लोग संभवतः आपको भला बुरा कह रहे हैं सुबह से या कल से, उनको भी तो पता चले कि पीयूष मिश्रा क्या कहते हैं और किस तरह से कहते हैं। अरे यार उनमें भी जो है, जो 20 साल के बच्चे तो नहीं होते साले, 20 साल का बच्चा होता है कोई क्या? 20 साल में प्रेम पत्र एक्सचेंज करने की उम्र हो जाती है। 20 साल से 30 साल तक के जो लोग हैं वो वहाँ पर भी पसंद करते हैं। वो उन्हें ये परेशानी होती है कि आप बदल क्यों गए, आप वामपंथ से इधर क्यों चले गए, आप वामपंथ से राइट विंग में। अरे मैं यार तुम सोचना बढ़िया बात है। राइट विंग क्या होता है, लेफ्ट विंग क्या होता है, मुझे मालूम नहीं। मैं पहले लेफ्ट विंग में था, अब राइट विंग में आ गया। कहाँ से आ गया? मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, मैंने बाल कंघी भी वैसे की वैसे रखी है, मैं कहाँ से चेंज हो गया? अब उन्हें रास्ते नहीं मालूम कि राइट विंग और लेफ्ट विंग के बीच में भी एक रास्ता हो सकता है। अध्यात्म नाम की चीज़ हो सकती है कि आप बीच में जो कहीं और मुड़ गए। मतलब जब मैं प्रश्न करता हूँ, साधना में बैठता हूँ, मुझे वाकई जो है आपके मतलब कोई आरएसएस और बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी भूल जाता हूँ मैं कि ये एग्जिस्ट करती, क्योंकि ये टारगेट नहीं है मेरा क्या आपका भी नहीं है। किसी भी इंसान का टारगेट ये चीज़ें नहीं हो सकती। इवन मैं तो बोलता हूँ हर चीज हर धर्म के 3 विभाग होते हैं, विपासना, प्रतीक और दर्शन। दर्शन तो खैर हर चीज़ का पूरा मतलब बुलवाब होता है। प्रतीक होते हैं, प्रतीक में शिवलिंग आते हैं, मंदिर आते हैं, मस्जिद आते हैं, गुरुद्वारे आते हैं, सैकड़ों चीज़ें आती हैं। हम निराकार की साधना करते हैं तो हमको निराकार का अर्थ नहीं मालूम। हम सोचते हैं हमें कोई प्रतीक मिल जाए, सिंबल मिल जाए, जिसके जरिए इसको देखकर साधना कर सके। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वगैरह बने हैं, शिवलिंग वगैरह बने हैं। हम इनमें अटक के रह जाते हैं, उपासना करते करते इनमें अटक के रह जाते हैं। ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ से शुरुआत होती है, खाली अंत कहीं और होता है। अंत वाकई कहीं और होता है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, यही अटक के रह जाते। प्रॉब्लम ही, जड़ में प्रॉब्लम ही है सब धर्मों की। हमें यहाँ से बढ़ के जाना पड़ेगा। निराकार, ला इल्ला इल्लल्लाह, अल्लाह कहीं नहीं है, छोड़ अल्लाह के। ईश्वर है, वही ईश्वर है, परम ब्रह्म एक है। आपको मानना पड़ेगा उसको। कहाँ खोजोगे? आपकी प्रॉब्लम खोजना आपको पड़ेगा। लेकिन परम ब्रह्म तो एक है और उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, वो निराकार है। दैट्स पीरियड। और निराकार की खोज में हम लगे हैं अपने अपने तरीके से। तो यही है मेरी जिंदगी में, यही बकवास है यार। ये ऐसे ही बोलता रहता हूं मैं, तो कुछ नहीं कुछ। एक और थोड़ा परिवर्तन की अगर कुछ लोग पीयूष भाई से बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हितेश कुछ? अरे यार ये गाने वाने सुनेंगे मुझसे, मैं दिमाग खराब होगा। अच्छा, गाने नहीं, सवाल ही पूछेंगे। हाँ जी। पीयूष भाई, एक चीज मैं जानना चाह रहा था। हाँ सर। विपश्यना सबके लिए लाभदायक होती है? अरे सबके लिए लाभदायक होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत कर रहे हैं। मालूम ही उनके लिए लाभदायक है नहीं, दुनिया के लिए तो लाभदायक है। लाभदायक है, बहुत लाभदायक होती है। करना चाहिए, हर बंदे को करना चाहिए। हर बंदे को, नौजवानों को तो पक्का करना चाहिए। नौजवान लोगों को तो पक्का करना चाहिए। इतना बल मिलेगा काम करने में। तुम जो काम अभी कर रहे हो ना, उससे 50 गुना ज़्यादा काम करो। विपश्यना मतलब राजयोग है, बेसिकली राजयोग है। विवेकानंद जो बोल गए हैं, राजयोग का दूसरा नाम जो है, बौद्धों ने उसे विपश्यना नाम दे दिया है। अदरवाइज वो राजयोग है। वो करो, करके देखो यार, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा। उसको समझ जाओ पहले। जो समझ गया, इसको समझने में 4-5 साल लग जाते हैं।
मैं 4-5 साल बाद समझा इसको। आज हाँ जी बोलिए। अनिल जी, आपका कुछ प्रश्न है? मैं आगे पूछूं? आप बोलिए सर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भगत सिंह जी के बड़े भक्त थे। हाँ। उनके विषय में तो नहीं कहूँगा मैं, भगत सिंह जी को समझने की जो दृष्टि है, राजनीति की कैसी उसकी सोच है, और भगत सिंह वास्तव में क्या है, आप कैसे देखते हैं? सर देखिए क्या है ना, हमको 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया गया था सरदार भगत सिंह पर। 8th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी की बुक्स में एक चैप्टर था सरदार भगत सिंह। उसमें उन्हें जो है बतलाया गया था हत्यारा, जिसे सांडस को गोली मारी, जिसने असेंबली में बम फेंका, जो अपना भेष बदल के लाहौर से भागा था। वो 1.5 पन्ने का चैप्टर था, पढ़ के हम भूल गए। बढ़िया बात है, होगा रहा होगा भगत सिंह। 1994 में मेरे दोस्त था एनके शर्मा, अभी तक है, वो कम्युनिस्ट था और हम भी बिल्कुल पागल थे उस वक्त जो है अपने लेफ्ट के सोच में। उसने कहा कि यार प्ले करते हैं भगत सिंह पर, तू लिख और मैं तेरे लिए किताबें जुटाता हूँ। उसने मेरा पूरा सामग्री जुटा दी, मेरे रिसर्च मटेरियल। तो मैंने कल लिख लेते हैं आपके, क्या भगत सिंह ही है ना, एक बंदा था मर गया, मृत्यु आएगी, बात आएगी होगी। मैंने पढ़ना शुरू किया। 1994 में मुझे अचरज हुआ, अफसोस की बात है, हिंदुस्तान में किसी भी बंदे को भगत सिंह का सरनेम नहीं मालूम था। और उससे भी अफसोस की बात यह है कि मुझे भी नहीं मालूम था 94 तक। मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि मैंने शायद सरदार भगत सिंह संधू का पूरा नाम इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान में। अदरवाइज नोबडी न्यू कि सरदार भगत सिंह का नाम सरदार भगत सिंह संधू है। और 70-80 साल में, इसलिए नहीं कि कांग्रेस का राज था, बट था तो था भाई, आप कुछ नहीं कर सकते। था भगत सिंह नाम के शख्सियत को, नाम को पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश कर ली इन लोगों ने। कहीं रैली नहीं, लेकिन इतना बड़ा नाम था कि मिटा नहीं पाए। 5 फुट 10 इंच का गोरा सरदार बंदा, 5 फुट 10 इंच का गोरा सरदार बंदा, जिसके बारे में राजगुरु शिवराम हरि राजगुरु, उनका ऐतिहासिक कथन है। एंड दिस इज ऐतिहासिक कथन। आप शिव वर्मा की संस्मृतियां पढ़ लीजिए। शिव वर्मा का ऐतिहासिक कथन है कि इसको लड़कियों से बचाते बचाते दम निकल जाती है। यह है बाकायदा कथन। इतना खूबसूरत बंदा, जायंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। मैं पढ़ रहा, मैंने कहा क्यों लिखूं उस पर, कोई खास बात तो है कि नहीं इसमें, मगर क्रांतिकारी था। पढ़ते पढ़ते मैं टिक गया एक जगह जाके, जब एज पर नजर पड़ी, मैंने कहा ये 23 साल 5 महीने 26 दिन का बंदा था, 23.5 साल का बंदा था। फिर मैंने खंगेला, मैंने कमाल पाशा को पढ़ डाला, मैंने मैजिनी को पढ़ डाला, मैंने फिडेल कास्ट्रो को, कमांडर चे को, महात्मा गांधी को, पटेल साहब को, सुभाष चंद्र बोस को, पंडित नेहरू। मैंने कहा कोई भी बंदा जो 40-50 साल से पहले किसी बंदे में आपके ये समझ आई नहीं, और ये बंदा 23.5 साल में इतना कुछ लिख के मर गया। मैंने क्या बंदा था यार, क्या बंदा था। और इतने डायकोटोमी, इतने विरोधाभास, इतने वो, मैंने दिमाग बंद हो गया मेरा पढ़ते पढ़ते सरदार साहब को, कि जेब में करतार सिंह सराभा की फोटो लेके घूमते थे हजरत। करतार सिंह सराभा बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, फांसी पे चल गए थे, वो बड़ा आइडल मानते थे। इसके साथ में एक बहुत बड़ा लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं नास्तिक, बहुत बड़ा लेख है उनका, सरदार भगत सिंह का बहुत बड़ा लेख है, और पूरे साक्ष्य के साथ मैं नास्तिक क्यों हूं। इसके साथ में अपनी जेब में भगवत गीता का गुटका और स्वामी विवेकानंद की जीवनी वो लेके घूमते थे, और नास्तिक भी थे। कैसे यार, नास्तिक थे तो एज सिख क्यों मरे, जूड़ा बढ़ा के मरे। और आखिरी वक्त में गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ूंगा, जब जिंदगी भर नहीं पढ़ी तो अब भी नहीं पढ़ूंगा, तो फिर सिख बन के क्यों मर रहे हो, यू आर डाइंग एज सिख। इतने विरोधाभास थे उनके बीच में। तो एक पल बाद में मैंने दिमाग काम करना बंद करके मैंने कहा पीयूष मिश्रा, तुम्हारी औकात में नहीं है कि भगत सिंह जैसे बंदे के बारे में सोच सको, भगत सिंह बंदे के बारे में बोल सको कि ऐसा बंदा था। ये बोलो कि ऐसे बंदे रहे होंगे, ये प्रिज्यूम करो, एज्यूम करो कि शायद ये बंदे ऐसे रहे होंगे। तुम कौन हो बोलने वाले कि सरदार क्या साहब कैसे थे। फांसी की सजा हो गई, बाप ने कहा कि यार क्या मतलब है, सॉरी मांग लो, सॉरी मांग लो। पीछे पड़ गए, इसके पूरा हिंदुस्तान पीछे पड़ गया। कहने लगा ठीक है, हमें फांसी नहीं होनी चाहिए। लेटर भेज दिया, हमें फांसी नहीं होनी चाहिए, वी आर पॉलिटिकल प्रिजनर, हमको गोली मार देनी चाहिए, हम फांसी के हकदार नहीं है, शूट अस। उससे भी बड़ी बात, ऐसे बंदे थे। और वो भी किस एज में,
23.5 साल की उम्र में। और एक नहीं, सारे के सारे, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, पंडित आजाद, सुखदेव थापर, सभी लोग ऐसे थे। उस बंदे पर मैंने प्ले लिखा, उस बंदे पर मैंने फिल्म लिखी। वो प्ले तो है ही, हो ही रहा है लगातार लगातार। लेकिन जब ये सारी बातें तब बताई, हाँ, जब सारी बातें तब बताई 94 में आपने, हाँ, कि भगत सिंह तो ये भी हैं, हाँ, जो कि वामपंथ तो उनको एक एथीस्ट के तौर पर देखता रहा है, तो वो प्ले हुआ है। अरे खूब हुआ यार, खूब हुआ। प्ले तो खूब होता है। जब भी 23 मार्च आता है, 28 सितंबर आता है, उनकी जन्म शताब्दी और उनका मृत्यु दिवस, तब ये प्ले लगातार लगातार हिंदुस्तान में बहुत होता है। म्यूजिकल प्ले है, गगन मामा बाजो इसका नाम है। तो हमने किया था, मैं अब भी कर रहा हूँ। 20 तारीख को और 18 तारीख को शो है उसके, और बाकी हर काफ़ी लोग करते हैं उसको। तो ये थे सरदार भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद, दूसरा आइडल। दो लोग थे, स्वामी विवेकानंद दूसरा आइडल, वो भी जवान थे। मैंने अपने मैं तो लेफ्टिस्ट था, तो लेफ्टिस्ट दोस्त को मैंने, क्या पढ़ रहा है तू आजकल? मैंने कहा यार मैं यहाँ तो विवेकानंद जी का किताबों का अंबार लगा हुआ। उन्होंने कहा वही जिसके नाम के आगे स्वामी है। मैंने कहा हाँ यार वही है, पाप थोड़ी कर दिया उसने। मुंह से गाली निकाल दी। क्यों? क्योंकि उस सामने स्वामी लिखा हुआ था। अरे क्यों भाई, तू कौन है गाली निकालने वाला? और कम्युनिस्ट था वो। तो मैंने कहा तू पहले पढ़ तो ले, उसने क्या लिखा है। मैंने कहा ये 3 किताबें दी मैंने। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो है आपके वो अनुवाद है, 65 रुपए की किताबें 3, उनके शिकागो में दिए गए लेक्चर्स 1892 1893 के 3 किताबें थी। एक तो थी राजयोग, एक थी कर्मयोग, और एक थी भक्ति और वेदांत। तो मैंने कहा राजयोग तो तुम क्या समझोगे बेटा, तुम 25 साल में समझ सकते इसको। कर्मयोग जहां तक सवाल है, कर्मयोग मैंने चैप्टर खोला, मैंने कहा ये लिखा है इसमें, यही शख्स है जो बोल कर गया था कि एक चमार जो बहुत ही कम वक्त में एक सुंदर जूतों का जोड़ा सी सकता है, उस पंडित जी से भला आदमी है और महान आदमी है जो दिन भर इधर उधर अनशंट की आका करते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी बातें बोल रहा है, ये तो कम्युनिस्ट है। बात तो सही बोल रहा है, इसने बोला था। मैंने कहा बोला था शिकागो में, लेकिन इसके नाम क्या कि स्वामी क्यों लगा हुआ है? अरे यार लगा हुआ तो तुम्हारे बाप क्या जा रहा है, लगा है, बात तो अच्छी बोल रहा है ना। तो ऐसे ये लोग, और वही बंदा था जो बोला करता था कि अगर योग नहीं हो रहा है तो फुटबॉल खेलो। इससे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, उस पर आपकी राय मैं जानना चाहता हूं कि अगर विचारधारा के नाम पर एक सेट ऑफ चीज़ों को पेश किया गया, बहुत सी चीज़ों को छुपाया गया, अभी पिछले कुछ सालों से है कि क्या हिस्ट्री को हम एक सही परिप्रेक्ष्य में लिखें। आज आपसे आने से पहले एक मंच पर 3 पत्रकार भी आए और उन्होंने 92 में जब कुछ हुआ अयोध्या में उसको भी कवर किया, और उन्होंने कहा कि हमारा वर्जन तो उतना आता ही नहीं था, पांचजन्य को तब कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन अब संभवतः हमको एक नए सिरे से इस देश में पिछले कुछ समय से बहस ये है कि हिस्ट्री को एक सही परिप्रेक्ष्य में भी लिखना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि सही परिप्रेक्ष्य में? अरे यार बड़ी खराब तरह से लिखी गई हिस्ट्री, बहुत खराब तरह से लिखी है, वाहियात तरीके से लिखी गई। कहीं कोई दर्ज नहीं है, इंपॉर्टेंट बंदों का नाम दर्ज नहीं है, खराब इंटरप्रिटेशन है, खराब घटिया इंटरप्रिटेशन। हिस्ट्री बहुत सोशल हिस्ट्री है ही नहीं, एक्चुअली हिस्ट्री है ये, सोशल हिस्ट्री है ही नहीं। सोशल हिस्ट्री अलग ही चीज होती है। सोशल हिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम दिस हिस्ट्री। एक राजा था, उसके प्रजा थी, ये था वो। अरे सोशल हिस्ट्री लिखो ना यार, सोसाइटी कैसी थी उस वक्त। सब हिस्ट्री जो है राजाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, सब हिस्ट्री। और राजा कौन थे हमारे यहां पर? यू नो राजा कौन थे हमारे यहां पर? उन लोगों ने टर्म्स डिक्टेट किए हैं कि हिस्ट्री ऐसे लिखी जाए। तो ये है, बदलनी चाहिए, बाकायदा बदलनी चाहिए यार, बाकायदा बदलनी चाहिए। कुछ लोग जो सवाल पूछना चाहें? हाँ जी, हाँ। आदमी को झूठा नहीं होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। आज के ज़माने में जहां हर व्यक्ति, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो या वैसे किसी दोस्त हो, यार हो, उसके सामने अपने अच्छी चीज़ों को हमेशा बताता है। इस पुस्तक को लिखने से पहले क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? अरे कुछ नहीं चला यार, लिख दी मैंने। हाँ ऐसी तैसी करा। ऐसे तो नहीं लिख दी। अरे क्यों कहे ना, मारे क्या करेंगे साले, सोशल बाइकआउट कर देंगे, ट्रोल करेंगे। अब भी यही है, इस इंटरव्यू को सुनने के बाद में, आज जो इंटरव्यू हो रहा है इसके बाद में क्या होने वाला है मेरा, ट्रोल करेंगे, सोशल बाइकआउट करेंगे, सभाओं बुलाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये वो। अरे हु केयर्स अबाउट यू बे, हु केयर्स अबाउट यू, फक ऑफ। नहीं कर रहे हम वही करेंगे जो हमारा मन कर रहा। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। तो ये नहीं सोचना चाहिए
ये हरगिज नहीं सोचना चाहिए। लोग आपके बारे में, आप सबके पॉइंट, ऐसा कोई बंदा नहीं होता जो सबका भला बन के रह सके। पहली बात तो ये है, सबके भले बन के रहोगे कभी जिंदगी में चैन नहीं मिलेगा। कुछ लोग आपसे हमेशा नाराज है, अरे भगवान से भी नाराज रहते हैं लोग बाग यार, इंसान को छोड़ो। तो कुछ लोग आपसे हमेशा नाराज रहेंगे। डोंट केयर अबाउट इट है, छोटी मोटी चीजें होती हैं। और सच बोल के मन बड़ा हल्का हो जाता है यार, बहुत भला है साला। आराम से मन हल्का करो, एक सिगरेट पियो, आराम से जाके चैन से सो जाओ, बस यही जिंदगी है। और एक क्या? एक सवाल पीछे से है, लेकिन एक सवाल अभी जब मैं आ रहा था तो किसी ने कहा कि ये जरूर पूछना कि जब आपने लिखा था आरंभ है प्रचंड, तब समय काल परिस्थिति अलग थी, लेकिन आज के युवाओं को भी उतना पसंद है। तब के युवा कुछ और संभवतः उस अंदाज में देख रहे थे, लेकिन आज को वो गाना ये अक्रॉस द जनरेशन क्यों पसंद किया? पता नहीं क्या यार, मैंने तो लिख दिया था 2 दिन में गाना। हाँ, सारे गाने 2 दिन में लिखे, हुस्ना हो या आरंभ प्रचंड हो या घर हो या वो बगल में चांद, सब मैंने 2 दिन में लिखे गाने। पीयूष भाई इतना सिंप्लीफाई नहीं है। अरे यार ऐसी है, ऐसा तो मैं क्या करूँ, मतलब मेरी प्रॉब्लम है। मैं लिख देता हूँ गाने, वो हिट हो जाते हैं, तो फिर लोग पूछते हैं कि भाई मतलब क्या था इसका, ये क्या था, वो क्या। अरे इस अनुराग कश्यप मतलब था, अनुराग कश्यप था इसके पीछे। उसने कहा था कि मेरे को एक सोशल पॉलिटिकल सॉन्ग चाहिए, मेरे को इलेक्शंस का सॉन्ग चाहिए। मैंने एक अंतरा पहले लिखा और एक अंतरा एक दिन बाद लिख दिया, ये हो गया। उसको पसंद आ गया, मुझे पसंद आ गया, पिक्चर रिलीज हो गई। और मुझे यकीन था कि ये गुलाल, अगर गुलाल के गाने निकलेंगे किसी के सर से तो यंग जनरेशन के सर से। ओ साला आरंभ प्रचंड बजता ही कैंपस में है, सबसे अधिक बजाते कैंपस में उसको। अगर ये लोग ये गाने समझ गए, इसका मतलब ये कि आपके दे रिसीव में, मुझे रिसीव करना है, इसका मतलब मेरा प्रोत्साहन बढ़ा, मैं और भी लिखूंगा, और करना चाहिए मुझे काम। यंगस्टर्स के तो जीता हूं यार मैं, नौजवान को जीता हूं मैं, तो और करना चाहिए। इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है इनको, ऐसी बात नहीं है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है यंगर जनरेशन, इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो कहते हैं कि या तो हमको गुलाल दो या हम जाके पॉर्न फिल्म देखेंगे, या हमको गुलाल दो। वी आर लाइक अनगाइडेड मिसाइल, हम छूटे हुए मिसाइल्स हैं। या तो हमको गुलाल दो या फिर हम जाके कोई वाहियात काम करेंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको गुलाल दें या इनको छोड़ दें, मरो, ऐसी बात नहीं है। हमारा फर्ज बनता है, वी आर रिस्पॉन्सिबल, ये कि लोग कैसे बन रहे हैं, हम इन्हें बेहतर चीज़ देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। हाँ जी। पीयूष मिश्रा जी, अपनी ज़िंदगी में आप जैसा दमदार और दिलदार स्पीकर पहली मर्तबा मैंने फेस किया है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मेरा नाम फ़िरोज़ बख्त है और शायद पहले सुनता तो आपको और भी मैं जान सकता था। ये जो आपका अंदाज़े गुफ्तगू है, अंदाज़े बयां है, बिल्कुल मुख्तलिफ, यूनिक, ये कहाँ से सीखा आपने? सिखा दिया सर, ऐसा था नहीं। मैं बड़ा चोर आदमी था पहले, तो बहुत बचाया करता था अपने आप को। डर था, एक्चुअली बहुत डर था। मेरी किताब में भी अगर आप पढ़ोगे ना तो किताब में डर का जिक्र है बहुत। बचपन से डरा हुआ एक शख्सियत लेस बंदा था मैं। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पास असीम टैलेंट थे, लेकिन शख्सियत नहीं थी। मैं पूरी ज़िंदगी जो है 60 साल 61 साल की ज़िंदगी शख्सियत कमाने में लग गई। आई वॉज टैलेंटेड, ह्यूजली टैलेंटेड, गिफ्टेड बंदा था। टैलेंटेड मतलब गिफ्टेड बंदा था, लेकिन आई वॉज पर्सनैलिटी लेस। ये पूरी की पूरी ज़िंदगी पर्सनैलिटी कमाने में लग गई। ह्यूमर कमज़ोर था, तर्क वितर्क कमज़ोर थे, हर चीज़ कमज़ोर थी मेरे पास। ये शख्सियत नहीं थी, शख्सियत अब है। तो ये इसका कोई मतलब रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपकी शख्सियत ऐसे कैसे बन गई। मेरे ख्याल से बहुत कुछ भरा हुआ था मेरे अंदर, जो बचपन से दबाया गया था, निकल नहीं रहा था। अब निकला है तो बहुत भयंकर तरीके से निकला है। और लोगों को ख़राब भी लगता है कई बार कि ज़्यादा बोल जाते हो, तो लगे यार मार। लेकिन ये तो एनएसडी के समय से आपके संग निकलना शुरू हुआ था ना, हेमलेट की जो सफलता थी। नहीं एनएसडी, अरे नहीं, ये तो बाद में यार, बाद में एक्टर के भी बाद में 90s ख़त्म, बॉम्बे जाने के बाद में निकलना शुरू हुआ। ये बॉम्बे जाने के बाद में जो है मैंने महसूस करना शुरू किया है कि यार मुझे वही बोलना चाहिए जो कि सच है, उससे कम नींद अच्छी आती है। ये बॉम्बे जाने के बाद शुरू हुआ, और शराब कम होने के बाद शुरू हुआ। अल्कोहलिज्म थोड़ा कम हुआ, तब से मुझे मालूम हुआ। और जब से अध्यात्म जिंदगी में आया तब से लगा कि क्यों डरे यार। डर मतलब डर, एक वेदों में एक टर्म बार बार इस्तेमाल होता है, निर्भय निर्भय निर्भय, बहुत इस्तेमाल होता है। आप निर्भय रहकर ही निराकार की साधना कर सकते हैं, निर्भय होकर ही आप निराकार की साधना कर सकते हैं। आप साधना ही तब कर सकते हैं जब आप निर्भय। आप निर्भय होइए ना यार, डर किस बात का है, कौन सता रहा साला। ये तो मैं और ढंग से बोल रहा हूँ। अभी महिलाएं बैठी हुई हैं, लड़कियां बैठी हुई हैं, मेरे पास तो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, मैं इस्तेमाल कर देता हूँ उनका बाकायदा। क्यों नहीं यार, मेरा हक बनता है, डेमोक्रेटिक राइट है मेरा। हाँ, आप ये बात कह रहे हैं, बहुतों के सिर हिल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, एक सवाल सामने है। सर मेरा नाम सीरत है। एक सवाल है कि
आजकल युवाओं को आपकी कविताएं बहुत पसंद आती है, इतना जनरेशन गैप होने के बाद भी। तो आपको आप कैसे प्रोत्साहित होते हैं और आप शब्दों का चयन कैसे करते हैं जो यार मैं कुछ नहीं कर डाले, मैं कुछ नहीं करता इसमें। मैं कैसे बतलाऊं सब लोगों को शब्दों का चयन कैसे करता हूँ, कथानक कैसे चेंज करता हूँ। मैं कुछ नहीं मालूम, मुझे मैं कैसे लिखता हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम, सच में कुछ नहीं मालूम, तुम्हारी कसम मुझे कुछ नहीं मालूम। पीयूष भाई, मैं लिख देता हूँ यार, लिख देता हूँ, लिख के वो हिट हो जाता है, पता नहीं क्या साला ये शाप लगा हुआ है मेरे पे। पीयूष भाई, हाँ सर। अभी क्या हुआ कि जब आपके साथ था तो कुछ लोग बातचीत कर रहे थे और ये जानना चाह रहे थे, इन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि ये 60 साल के पीयूष भाई में ऐसा क्या है कि 16 साल के लड़के पागल रहते हैं इनके पीछे? लड़कियां भी बोलिए ना। क्यों पागल रहते हैं? आप उनसे पूछो यार क्यों पागल रहते हैं। मैं तो यार जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं लिख देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, एक्टिंग कर देता हूँ, करके फिर जो है अपने घर आ जाता हूँ। मतलब आपके इससे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता इसमें। मैं ये काम करने के बाद में इससे अधिक इन्वॉल्व नहीं रहता इसमें, ये काम करके छोड़ देता हूँ उनको। इसलिए बहुत सारे काम कर पा रहा हूँ जिंदगी में जो है आपके, मतलब काम के साथ में, काम में इन्वॉल्व मत रहो, एक बार कर दो छोड़ दो अगला काम करो। इसलिए बहुत सारे काम हो रहे हैं मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में मेरा बैंड इतना पॉपुलर है, बैंड इतना टायरिंग है, लेकिन बैंड जब करता हूँ परफॉर्मेंस उसके बाद में बड़ा अच्छा लगता है। इतनी पोट्री हो रही है, इतने प्लेस हो रहे हैं, मेरा प्ले चल रहा है अभी भी बॉम्बे में, इतने परफॉर्म एक्टिंग हो रही है, क्योंकि करके मैं चिंता नहीं करता कि इसका फल क्या मिलेगा। मैं यहाँ पर जो है मतलब भगवत गीता का प्रयोग करता हूँ, मैं चिंता नहीं करता कि इसका फल क्या मिलने वाला है। कर दिया मैंने, करके मैं सारे अपने जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं फिल्म के, करके मैं अपने आराम से दूसरे काम कर रहा हूँ, उसका इंतजार नहीं कर रहा। रिलीज होंगे हो जाएंगे, हिट होंगे हो जाएंगे, पिट जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं और करूँगा। तो यही है 2 जिंदगी। लाइनें अगर आप सुना देते, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। अरे अभी तो कर बैठना तो क्या। एक सर 2 लाइनें अभी और भी सवाल हैं, उन्होंने बस गाने के लिए मना किया था। हाँ अरे जी, यार, जी, आवाज़ गाने- खराब है। हाँ, गाने के लिए नहीं आया। जी नमस्कार ये सर। मेरा एक प्रश्न है। नहीं, एक जी जी मेरा अच्छा, प्रश्न पूछिए हाँ बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से राम आ रहे हैं और राम मंदिर बन रहा है, और राम मंदिर जो है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर बन रहा राम है। मंदिर का अच्छा, निर्माण हाँ। हो रहा है, तो कुछ ऐसे जो लोग हैं जो राम मंदिर का विद्रोह भी कर रहे हैं, तो राम पर आपके क्या विचार हैं? राम यार, मुझे राम का दर्शन करने के लिए मुझे राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं। राम मेरे अंदर है ना, राम यहाँ पर है, कृष्ण यहाँ पर है। मुझे जो है आपके मतलब वहाँ जाने की भी, मुझे बुलाया भी गया वहाँ पर उसके लिए, लेकिन मुझे चला जाऊँगा जब जाना होगा। ऐसा मतलब कोई लक्ष्य नहीं है कि निकट भविष्य में मुझे वहाँ जाना है। मेरे अंदर है राम, मेरे अंदर है कृष्ण, मेरे अंदर है, सब मेरे अंदर हैं यार। अजीब सी बात है, शंकर हैं, अब शंकर जी हैं। शंकर किसकी आराधना करते हैं यार? शंकर किसकी आराधना करते हैं? शंकर भी तो आंख मूंद के बैठे रहते हैं ना। इसका मतलब वो भी उपासना कर रहे हैं, विपश्यना कर रहे हैं। शंकर किसके? इसका मतलब निराकार कुछ और है, अर्थ कुछ और है। इसका मतलब हर बंदा साधना कर रहा है, शंकर जैसे बंदे भी किसी की साधना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ और चीज है जिसकी हमें तलाश, उसी की तलाश चल रही है। पीयूष जी, एक सवाल है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। मैं प्रोफेसर विजेंद्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरा सवाल ये है कि फिल्में भी एक नैरेटिव बनाती हैं, इतिहास को कैसे वो पेश करती हैं, या गीतों के माध्यम से या कहानी के माध्यम से एक खास कल्चर और एक रिलीजन को टारगेट किया जाता है। तो क्या ये सब सुनियोजित होता है या इसके पीछे कोई एजेंडा सेटिंग है, या मतलब क्या आप इसको देखते हैं? मालूम नहीं यार, वहाँ पर जो है लेफ्टिस्ट वर्ग काफ़ी तगड़ा है, मतलब बहुत पहले से लेफ्टिस्ट वर्ग वहाँ पर काफ़ी तगड़ा है, बहुत पहले से, आज से नहीं है वो। और क्लेम करते हैं कि इफ़ वी आर नॉट लेफ्टिस्ट वी आर नॉट आर्टिस्ट। और ये मैं भी था, ऐसी बात नहीं, मैं भी था। मैंने भी अपनी ज़िंदगी 20 साल ऐसी काटे हैं कि इफ़ आई एम नॉट लेफ्टिस्ट देन आई एम नॉट आर्टिस्ट। पर लेफ्ट आर्टिस्ट बनने के लिए लेफ्ट की बहुत ज़रूरी शर्त कि आपको लेफ्टिस्ट होना ही पड़ेगा। और लेफ्ट, अच्छा ऐसी बात नहीं कि लेफ्ट ने सिखाया नहीं कुछ, लेफ्ट ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ किया मुझे, बहुत कुछ किया। वो तो एक जगह जाके अड़ गया था मैं कि अब मैं तुम्हारी बात के जवाब दूंगा या सवाल पूछूंगा। उन्होंने कहा ये मत पूछो। मैंने क्यों नहीं पूछो? उन्होंने कहा हमारे यहाँ चलता नहीं है। मैंने कहा फिर मेरे यहाँ तुम नहीं चलते। तो उसके पहले सिखाया बहुत, ये लोग सिखाते बहुत हैं, काम करने के लिए बहुत उकसाते हैं, काम करो। तो वो जो है वहाँ पर एक इतना तगड़ा वर्ग है वहाँ पर लेफ्टिस्ट का, कि जो है वो लेफ्ट फिल्म मेकर, अब उनका है यार, अदा है, उनकी अपनी फितरत है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे लगता है पहले डिसऑर्डर एंड जीनियस, एक बड़ा फेमस टर्म है ना, डिसऑर्डर एंड जीनियस। जो जितना डिसऑर्डर होगा उतना ही बढ़िया जीनियस होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ,
मेरे गलतफहमी थी कि जब तक मैं शराब पीऊंगा या तब तक मैं बहुत कमाल काम करूंगा। अनुराग कश्यप, अरे बड़ा फेमस किस्सा है यार ये तो सुनो। अनुराग कश्यप है मेरा अजीज है, उसने मेरे को चला दिया कि पीयूष भाई आप शराब पी के कमाल लिखते हो। मैंने कहा सच में? मैंने शराब पी के एक चीज़ नहीं लिखी आज तक। तो उन्होंने कहा आप पी के कमाल लिखते हो, कलम आपकी क्या चलती है? मैंने कहा आज मैं शराब पी के लिखूंगा। तो मैं जो है अपने घर से लेटर पैड ले गया, बार में गया, मैंने 6 पैक मंगवाए रम के एक साथ। मैंने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कौन जा साला बार बार ऑर्डर करेगा। मैंने मंगवा लिए 6 पैक मंगवाए एक साथ और सबको बनाकर बैठ गया। एक पैक के बाद में मैंने पूरी स्क्रिप्ट जो है मैं डायलॉग के मैं स्क्रीन प्ले के लिख डाली थी, पूरी स्क्रिप्ट एक डायलॉग के बाद, एक पैक के बाद। दूसरे पैक के बाद में वो फिल्म रिलीज हो चुकी थी, तीसरे के बाद में वो फिल्म हिट हो चुकी थी, चौथे पैक के बाद में लड़के मुझसे ऑटोग्राफ मांग रही थी, 5वें में उसको ऑस्कर मिल चुका था और 6ठे में मैं नीचे गिरा हुआ था। यानी ये ख्वाबों में चल रहा था। सब ख्वाबों में, फैंटेसी, शराब का खेल है। और अगले दिन सुबह उठकर देखा मैंने स्क्रिप्ट पर एक लफ्ज नहीं लिखा हुआ था, कोरा स्क्रिप्ट थी। तो ये है, ये सब फैंटेसी की चीजें हैं, ये सब जो है मतलब आराम से जो है सुरूर बनाने की चीजें हैं। ये इंस्पायर नहीं करती हैं यार। इंस्पायर कौन कैसे हो सकता? सबसे ज्यादा इंस्पायर ध्यान करता है जिंदगी में। ध्यान करके काम करो आप, ध्यान करके कर्म करो आप, इतना कर्म करोगे, इतना सुनियोजित कर्म करोगे और शांति से कर्म करोगे, और जहां कर्म खत्म होगा वहां पर बैठने की इच्छा होगी। हाँ यार ये कर्म हो गया, अब उसके बाद बैठते हैं, आराम से बैठते हैं। एक सवाल और आ रहा है, आपको इंटरव्यू करना आसान भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है, लेकिन एक कलाकार के तौर पर आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? हाँ यार हूँ, मतलब काफ़ी हो गया, काफ़ी कर लिया मैंने काम। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, काम तो काफ़ी करा, काफ़ी कर लिया मैंने काम, बहुत काम किया, बड़ा जिंदगी में काम इतना किया, कुछ किया कुछ काम किया, वो दोनों चीज़ें सही हैं। इश्क भी बहुत किया और काम भी बहुत किया, बहुत काम किया, अंत तक काम। और पर्टिकुलरली लेफ्टिस्ट ने करवाया मुझसे काम, ऐसी बात नहीं है, ये लोग काम करवाते हैं। और मार्क्सिज्म, अरे मार्क्स पर बोलना बड़ा जरूरी है। कार्ल मार्क्स यार बहुत ही बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था। क्या इंटरप्रिटेशन दे गया सोसाइटी का वो। कार्ल मार्क्स वाज एन अचीवर, बट अनफॉर्चुनेटली हिज फॉलोअर्स आर नॉट। फॉलोअर्स नहीं है। कार्ल मार्क्स ने क्या दास कैपिटल मैंने अभी पढ़ने की कोशिश करी, उसमें साफ लिखा है कि साम्यवाद आएगा, हर देश और काल के हिसाब से साम्यवाद आएगा, इंतजार करो, काम करो, इंतजार करो, हर देश और काल के हिसाब से साम्यवाद आएगा। अब यहां जो है लाठी के जोर पर ला रहे हैं साम्यवाद, नहीं आएगा यार। वो जिस सोसाइटी की कल्पना करता है वो इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम राम राज्य की बात करता है वो। सुन तो लो पहले, अपने मार्क्स को सुन लो यार। राम को नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, अपने मार्क्स को सुन लो, वो भी नहीं सुनते। रशिया में 1928 से लेके 1953 तक जो हुआ, वो एक बंदा आया जोसेफ स्टालिन, उसने खैर बर्बाद दिया, अनएम्प्लॉयमेंट जीरो, प्रोस्टिट्यूशन रेट जीरो, है ना, हर चीज जीरो, पूरा राम राज्य था। 53 के बाद जब उसकी रिजीम खत्म हुई तो मालूम पड़ा कि वहां से कब्रगाहों में से कब्रें उठ रही हैं, लाशें उठ रही हैं। साफ कहना था उसका, या तो मेरी बात मानो वरना मरवा दूंगा, मरवा दिया उसने। अपने हिसाब से वो ले आया साम्यवाद। तो ये थोड़ी है साम्यवाद यार, ये थोड़ी है साम्यवाद। साम्यवाद थोड़ा बहुत आया था वेस्ट बंगाल में, ज्योति बसु के शासन, थोड़ा बहुत आया था, वो थे लीडर है। मेरा बड़ा रिगार्ड है उनके लिए, एक लीडर था कम से कम। बहुत खराब स्पीच थी उनकी, इतना बढ़िया काम करते थे, कुछ कहने के। 18-20 साल लगातार शासन किया उन्होंने, मेरा बड़ा रिगार्ड है उनके लिए। तो ये वहाँ पर है, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं भी नहीं समझ पाता क्या है क्या नहीं। मैं तो खैर फिल्म मेकर हूँ नहीं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। मैं तो आई वर्क एज एन एम्प्लॉय, मुझे पैसे देते हैं, मुझसे काम करवाते हैं, मैं काम कर देता हूँ और घर आके जो है थोड़ा सा 1-2 पैक लगा के सो जाता हूँ। यानी कि आप कार्ल मार्क्स को राम राज्य से जोड़ रहे हैं, यही तो समस्या उनके लिए हो जाएगी जो सुनेंगे आपको। है यार, लेकिन वाकई कार्ल मार्क्स ने जो सोसाइटी की कल्पना की वो यही थी कि सबको हक मिलेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये मैंने जोड़ा है, किसी और ने जोड़ा आज तक। ये मेरा इंटरप्रिटेशन कि जो है वही होगा, वही था, मतलब वही था। जी एक सवाल जी। मेरा नाम संजीव है। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे पीयूष जी कि आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों अलग अलग जगह है, तो दोनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और भारत की जो नई स्थिति और परिस्थिति है अभी जो मोदी जी चला रहे हैं, उसके लिए आपकी क्या राय है? तीनों बात है। एक जन्मभूमि मेरी जो है ग्वालियर है, और कर्मभूमि मेरी मेजर कर्मभूमि हो रही दिल्ली। 20 साल मैंने यहाँ थिएटर किया और 20 साल से मैं सिनेमा में हूँ, 21 साल सिनेमा में हूँ। मैं मोदी साहब के बारे में पहले भूल चुका। मेरे बहुत ही साफ उद्गार हैं 2014 से लेके
2014 में आए थे ना, 14 से लेके अभी जो है 10 साल तक मेरे लिए तो चमत्कार ही है जो कुछ हुआ है। बहुत लोग बुरा माने हैं मेरी बात का, बहुत लोग बुरा माने हैं, बहुत लोग बुरा माने मेरी बात का। मैंने कहा मैंने बोल दिया, अब मैंने हाथ में पत्थर ले लिया, पत्थर से घिस दिया, पत्थर की लकीर होगी। मैंने कहा ये है मेरा कहना, पत्थर की लकीर है। अब मैं टस से मस नहीं होऊंगा, लाख लाख गाली दे लो, मैं टस से मस नहीं होऊंगा। ये मैंने बोल दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। वो कहते हैं कई बार कुछ पत्रकार लोग हैं, बड़े संपादक हैं यार, वो कहते हैं ये परसेप्शन है पीयूष, तुमको मालूम नहीं है, परसेप्शन क्रिएट किया गया। अरे तो उन लोगों ने क्यों नहीं कर लिया, दूसरी पार्टी ने क्यों नहीं कर लिया परसेप्शन क्रिएट? परसेप्शन उसी बंदे का क्रिएट होता है जिसके अंदर कुछ दम हो। उनके पास तो 80 साल से थी रिजीम, उन लोगों ने क्यों नहीं कर लिया? परसेप्शन करने लायक माल नहीं था उनके पास में। तो मैंने कहा मैं अभी तो मानता हूं, मैं अभी तो मानता हूं सर, अभी तो मानता हूं मैं। अब इतना आधा रुपया माल लेकर चलोगे आपके, मतलब वो क्या ठीक है, मतलब ठीक। अरे यार मुझे अच्छे लगते हैं मोदी साहब, जैसे कि मुझे गुलजार साहब अच्छे लगते हैं, जैसे कि मुझे सलीम साहब अच्छे लगते हैं, जैसे कि मुझे धर्मेंद्र जी अच्छे लगते हैं, जैसे कि मुझे रजनीकांत जी अच्छे लगते हैं। भले बंदे हैं, भले बंदे हैं, स्टार नहीं है, स्टार हो वो अलग बात, भले बंदे हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही मुझे मोदी जी अच्छे लगते हैं। अब इसके लिए मुझे सूली पे चढ़ा दें, ये फांसी पे लटका दें, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं एक सवाल है। हाँ जी, हाँ हाँ आशीष अंशो जी, हाँ पूछिए। पीयूष जी, मेरा सवाल 9 साल पहले मोदी जी की जब सरकार आई थी, उस वक्त आपका एक इंटरव्यू आया और उसमें आपने कहा कि मोदी जी जैसा कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं, अद्वितीय जैसा कुछ ऐसा आपने बताया था। क्या मतलब? मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। एक दैनिक भास्कर में आपका इंटरव्यू आया था भोपाल बिल्कुल, में, अनिल जी ने बिल्कुल उसका जिक्र कर रहे हैं, जिसमें आपने कहा था कि क्या आपकी आवाज एक्चुअली सर सेम स्थिति यहाँ भी है, आपकी आवाज वैसी ही हम तक आ रही है। अच्छा आप पूछो पूछो, मैं बता मैं थोड़ा आगे आके बात करूँ क्या? नहीं बोलो बोलो, वहीं से बोलो। मेरा सवाल ये कि आपने उस वक्त ये कहा था कि मोदी जी जैसा कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक है। सवाल यहाँ नहीं है, सवाल उसके बाद आता है। हाँ। उसके बाद आपके कुछ मित्र सक्रिय हो गए और उन्होंने कहा कि पीयूष मिश्रा ने शराब बहुत पी ली थी, उसके बाद इंटरव्यू दिया था। हाँ। मेरा सवाल अब ये है कि सच में क्या उस दिन आपने शराब बहुत पी ली थी? दूसरी बात कि जब आप शराब पी लेते हैं उसके बाद क्या आप अविश्वसनीय हो जाते हैं? अविश्वसनीय हो जाते हैं। ये शायद भोपाल की घटना की बात कर रहे हैं, जो दैनिक भास्कर में दिल्ली एक की इंटरव्यू घटना छपा हुआ था। दिल्ली में अविनाश दास ने बुलाया था आपको, यहाँ एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था। दिल्ली की घटना है ये, दिल्ली की घटना है। दिल्ली बाद में बताया गया कि झूठा इंटरव्यू था, उस लड़के ने बाद में वो टेप भी जारी किया जिसमें आपने वो इंटरव्यू दिया था। अब मालूम नहीं, और बाद में आपने खुद डिनाई किया कि हाँ उस दिन रात को थोड़ी ज्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने मोदी जी की तारीफ कर दी। तो आप शराब पीने के बाद सच में अविश्वसनीय हो जाते हैं? अरे शराब पीने के बाद तो मैं क्या क्या हुआ था मैंने आपको बतलाया नहीं, मैं क्या क्या नहीं हुआ हूँ यार शराब पीने के बाद तो। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है ना, अभी जो हालत ऐसी नहीं है, अभी ऐसी हालत नहीं है। पहले थी ऐसी हालत, लेकिन अब ऐसी हालत नहीं है। मैं उस पर थोड़ा काबू कर चुका हूँ। और मोदी जी के बारे में मैं कभी नहीं कह सकता ऐसा कि जो है शराब पीने के बाद में, नहीं यार, आई रियली बिलीव इट, आई रियली। अभी मैंने पी हुई है क्या? अभी नहीं पी हुई, अभी मैं तारीफ कर रहा हूँ उनकी, बात ही खत्म होगी। सवालों का सिलसिला तो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन हमें लगता है कि हमको अब हाँ एक आखिरी के 2 सवाल जी। ठीक जी सर से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपका जो गाना था आरंभ है प्रचंड, उसका जो पहला स्टैंजा उसमें पूरी महाभारत की तस्वीर साफ तौर पे दिखाई देती है। तो आपके नज़र में महाभारत क्या है? आपकी नज़र में महाभारत क्या है? हाँ, महाभारत मालूम नहीं यार, रखते तो नहीं है ग्रंथ अपने घर में, वो उससे लड़ाई हो जाती है बहुत भयंकर। कोई फैमिली रामायण रखते हैं लोग बाग, लेकिन महाभारत नहीं रखते। हाँ, तो महाभारत वो चीज़ है जिसको रखना पसंद नहीं करते लोग बाग। और मेरे हिसाब से सब, अरे यार क्या ग्रंथ है, मतलब आपके वो कितना तारीफ कर लो उसकी। मैं तो कह रहा हूँ मैं गजब ही है, मतलब क्या सोच के लिखा है वेद व्यास ने, क्या सोच के लिखा है, क्या कैरेक्टराइजेशन है। अब दुर्भाग्य से इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हॉलीवुड की, उनकी निगाह पड़ क्यों नहीं रही अभी तक इस पर, मैं समझ नहीं पा रहा। बिल्कुल इतनी बड़ी मेगा फिल्म बनती है इस पर तो कि कुछ कहने की इतनी मल्टी मिलियन, इतने बड़े स्पेशल इफेक्ट्स लग सकते हैं इसमें, वो उनकी नज़र नहीं पड़ रही। पता नहीं, मैं आश्चर्य में हूँ। गॉडफादर बना ली उन लोगों ने, आपके बड़ी बड़ी पिक्चरें बना ली, लेकिन ये अवतार बना ली, मतलब इस पर नज़र पड़ जानी चाहिए थी। इतना बड़ा महाकाव्य कहाँ कौन लिखेगा? इतना बड़ा फिक्शन किसी ने लिखा आज तक? इतना बड़ा फिक्शन कहीं नहीं आया। तो ये है। और तेरा बाकी का सवाल भी था कुछ क्या? आधा सवाल आरंभ है प्रचंड जब आपने लिखा था, उसमें महाभारत थी, ये था सवाल उनका जी। पीयूष भाई एक सवाल
एक सवाल मेरा था, एक सवाल मेरा है इसके बाद। आप जिस बेबाकी से बोल रहे हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या इससे काम और कैरियर पे भी कुछ असर पड़ा है क्या आपके? अभी तक तो नहीं पड़ा सर, अभी तक तो नहीं पड़ा, अभी तक तो नहीं पड़ा। मैंने बोला है, बहुत बोला है मैं, और सबको मालूम है कि आपके मतलब कहीं लगता होगा उन्हें कि सच सच बोल रहा है, मतलब ये हमारी खिंचाई नहीं कर रहा। अभी तक तो नहीं पड़ा मैंने, अभी तक क्या पड़ा है, मेरे कैरियर पर तो कुछ नहीं पड़ा। और बाकी मैं इतना ज़्यादा कैरियरिस्ट हूँ भी नहीं सर, मैं इतना सिनेमा करता भी नहीं हूँ, मैं इतना काम करता भी नहीं हूँ। मुझे अपने घर बहुत प्यारा लगता है, अपना आराम से घर में बैठे, बेबाकी से बैठे, थोड़ी ड्रिंक की, थोड़ा अपनी कुतिया से खेले, प्रिया से बात करी, ऐसे बीतती है मेरी ज़िंदगी। तो इतना अधिक काम करता भी नहीं हूँ मैं, तो इसलिए कैरियर अगर फ़र्क पड़ता भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब अगर फ़र्क पड़ भी रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं और पड़ता। जो आपके जो परम मित्र हैं अनुराग कश्यप और जिन लोगों की बात कर रहे हैं, उनसे किस तरह के रिश्ते हैं अब आपके? अनुराग से तो मिलता नहीं हूँ, एक साल में एक बार बात होती है, मतलब कोई बिल्कुल नहीं मिलती अंडरस्टैंडिंग मेरी उससे। अनुराग से तो बिल्कुल नहीं मिलती, टोटल पक्का कम्युनिस्ट है साला, और मैं जो है अपना अलग ट्रिप में हूँ, उससे तो कुछ भी नहीं मिलता मेरा, लेकिन वो दिल में बसा हुआ है। दिल मिलता है वो दिल मिलता है। बहुत छोटा भाई है वो, लगातार वो इम्तियाज़, रणवीर कपूर, ये तीनों जो है मतलब छोटे भाई की कैटेगरी में है। इम्तियाज़ से अरसे बाद मिला आपके, मतलब बहुत अच्छा बंदा है, उससे 1-2 साल बाद मिला मैं। ऐसी जो है इन लोगों से कभी कभार मिलता हूँ, मतलब क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं हर बंदे के, कि हाँ भाई हम तुमसे एग्री नहीं करते, तुम्हारी पिक्चर हमें पसंद नहीं आती, ये होता है, ये सब होता है। लेकिन इसके अलावा जो है मतलब कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी, मुश्किल में आ गए तो हम मदद करते हैं एक दूसरे की, हम एक दूसरे के काम में आते हैं, तो ऐसा ही है। हाँ जी, आप पूछ रहे थे कुछ? जी जी जी। पीयूष जी, आपको देश का युवा बहुत पसंद करता है, हाँ। बतौर कलाकार, बतौर कवि, मतलब किसी भी रूप में। आप देश के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप बात बात पर इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं, तो देश के युवाओं के लिए कुछ कहिए मैडम, प्लीज। काम करो। मैं सबसे जहाँ जाता हूँ हमेशा ही बोलता हूँ, कर्म करो। इस ज़िंदगी में आपको बनाया इसलिए गया है काम करने के लिए। सारे कर्म चुकता हो जाएं हमारी ज़िंदगी में, अगर फलसफे तौर पर बात करें, सब कर्म चुकता हो जाएं, हमारे कर्म जल युवाओं जाएं। के लिए कुछ खास कहिए। अरे युवाओं को तो बोलता हूँ मैं, काम करो। मानते नहीं ये लोग, खाली अरे ये जवानी दोबारा नहीं आएगी। ये जवानी मतलब जवानी किसी काम के लिए मिलती है आपको, कुछ काम का पर्पस समझ जाओ, उसका है जीवन का पर्पस क्या है। अयाशी नहीं है, अयाशी भी है मगर सिर्फ अयाशी नहीं है। आनंद लो हर चीज़ का। वो जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं ना, एक होता है नीति, एक होता है इति। नीति वह बहुत ही विशाल विल पावर वाले बंदे कहते हैं कि नहीं चाहिए, शुरू से हमें योग करना। और इति उन लोगों के लिए है जो कि हर चीज़ का धीमे धीमे थोड़ा सा आनंद लेके उसके बाद योग की तरफ जाएं। ये 2 तरीके हैं, ये तो बतलाए गए तरीके, शास्त्रों के तरीके हैं। तो आनंद लो। अब उस आनंद में फंस गए, आपको लगा कि यही जीवन है, लड़की ही जीवन है, शराबी जीवन है, चरसी जीवन है। अरे नहीं यार, इसके आगे की चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। और जब खूब काम कर लोगे तो आपको अपने आप शांति की इच्छा, 50 साल की उम्र में आपको अपने आप शांति की इच्छा होगी। और नहीं कर्म किया तो आप लगातार करते रहोगे। सब 50 साल के बाद था ना, ब्रह्मचर्य था यहाँ पर, एक था कि जो है कौन सा संन्यास था, पहले था धर्म विभाजन था हमारे यहाँ पर कि 50 साल के बाद काम नहीं करना चाहिए। मैंने भी काम कर दिया, अब होता भी नहीं मुझसे, क्यों करूँ मैं? दूसरी बात थी, कॉम्पीट क्यों करूँ? कितना बड़ा स्टार बन जाऊँगा मैं, कितना बड़ा स्टार बन जाऊँगा, बात खत्म हो गई। कितना कमा लूँगा मैं लोगों से बोलता हूँ, तुम इतनी पिक्चरें कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, मिल रही है, कर रहे हो, तुम आखिरकार कितनी पिक्चरें कर लोगे बे इडियट्स? कितनी पिक्चरें, कितने पैसे कमा लोगे? कहीं तो रुकोगे ना, कहीं तो धीमे धीमे मौत के पास सरकते जा रहे हैं सब लोग साले। 15-20 साल में मर जाना है, फिर भी रियलाइज नहीं कर रहे। मैंने परसों जन्मदिन मनाया अपना, कायदे से मुझे मृत्यु दिवस मनाना चाहिए अपना, 1 दिन और कम हो गया जिंदगी का। मैं कितना जीऊंगा? 15 साल, बहुत 20 साल जीऊंगा, बस बात खत्म हो गई। तो अब टाइम आ गया कि जो है पर्पस जान ले कि किस लिए पैदा हुए थे, और मैंने जान लिया पर्पस ये तो है। मैं आर्टिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ था, आर्टिस्ट बहुत सारा काम किया मैंने, अब मेरे कर्म धीमे धीमे जल रहे हैं, अब मैं शांत हो रहा हूँ धीमे धीमे। दैट्स ऑल। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भाई। और मुझे लगता है कि शायद अच्छा कुछ और भी है, अभी ये तो खत्म नहीं हुआ, देखिए सब उधर भी आएंगे, आपके सवाल तो जाएंगे। हाँ ठीक है, पूछो। बोल। आप ऐसे ही पूछ लें, शायद आवाज़ आ जाएगी। मेरा सवाल आपके इसी जो आपका वक्तव्य था, आपने सरदार भगत जी का भी नाम लिया, स्वामी विवेकानंद का भी नाम लिया,
और निर्भय निर्भय कई बार आपने ये सब प्रयोग किया। सेम स्टेटमेंट आपका एक ये भी था, जब राष्ट्रगान चल रहा था आपने फ़ोन नहीं उठाया तो आपने उनको कन्वर्सेशन, आपने सॉरी शब्द भी बोला। सॉरी शब्द भी बोला आपने, ये अभी अपने स्टेटमेंट में ही बोला कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाया तो मैंने उनको सॉरी भी बोला। और आपने इस बात को एडमिट भी किया। अब आप ये बताएं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं आप स्टार बनना चाहता था या कलाकार बनना चाहता था, आप कलाकार बन गए। तो ये आपका जो एक, जहां राष्ट्रगान के लिए आपने सॉरी भी एडमिट किया और अभी आप निर्भय की भी बात कर रहे हैं, तो ये ड्रास्टिक चेंज इस लेवल पे आया कब? आपको कलाकार बनने के बाद जब अनुभूति हुई तब, या उस समय कुछ खोने का डर था इसलिए आपने सॉरी बोला तब? सॉरी किस बात के लिए बोला मैंने? ये आपका जो आपने कहा कि जब आप एक दफे किसी का फोन नहीं उठा पाए और उस दौरान, अरे सॉरी वो तो यार तमीज के नाते बोलो, लड़की है तो ये शायद ये कहना चाह रहे थे कि डर कैसे निकला आपके मन से, ऐसा डर वो सब एक दिन में नहीं निकलता ना सर, डर तो धीमे धीमे निकलता है। पूरे की पूरी ये प्रोसेस था पूरा का पूरा मेरा 15-20 साल का। इसमें प्रोसेस एक इसका बहुत ही, तो बता रहा हूँ, ये मूल मंत्र बता रहा हूँ जिंदगी में जो है आपके, मतलब मुझे एक बार कहा गया इतनी शराब हो गई तुम अपने आप को उगल दो। ये सारे मतलब शराब इस धार्मिक अवस्था, आध्यात्मिक अवस्था है, इसको व्यवस्थात्मक कर लो, ये शराब कम हो जाएगी। क्या कि जितने जिंदगी में पाप किए हैं उसको लिख लो ब्लैक एंड वाइट, जितने बिना चूके, और इतने गंदे गंदे पाप लिखो जो तुम अब तक भूल चुके हो। किसी लड़की की बच्ची के जिसमें हाथ रखा बचपन में वो भी लिख लो, बीवी को मारा है वो भी लिख लो, बहन पर गलत नजर डाली है वो भी लिख लो, जहां तक गिर चुके हो तुम वो लिख लो, सब लिख लो, और लिख के किसी सम्मानित आदमी को बता दो। वो प्रीस्ट हो सकता है, वो मनोवैज्ञानिक हो सकता है, वो जो है हिंदू धर्म में तो कोई होते नहीं है, मुस्लिम में भी नहीं होते, प्रीस्ट होते हैं, मतलब उनका काम ही होता है कन्फेशन सुनना। तो उन्होंने कहा इसको किसी को बता दो, इसमें बहुत तकलीफ होगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई लिखना, उन पापों को लिखना, मतलब कुरेद के निकाला कि यार यहाँ ये करके आया था, और उसके बाद उसको बतलाना किसी को, मतलब ये चीज़ अपने आप को बता नहीं सकता मैं, और अगले बंदे को बतला रहा हूँ, बतलाया अगले बंदे को, बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ। मैं रो पड़ा, मतलब इतना रोया हूँ मैं, घाव फूटे, बस फूटा। आई क्राइड लाइक ए चाइल्ड बिटरली। मैंने कहा ये चीज़ें मुझे भी नहीं मालूम थी, मैं भी भूल चुका था, ये अगले बंदे को मालूम पड़ चुकी हैं। ये सब किया, उसके बाद में धीमे 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 जब सुधरना शुरू हुआ, इतना हल्कापन महसूस हुआ कि कुछ कहने के, लेकिन हर चीज़ बतला दी मैंने। तो एक तरीका ये है, कहने को आसान तरीका है लेकिन बहुत मुश्किल तरीका है। मेरे ऊपर सर पर बनाई थी, शराब छोड़नी थी, इसलिए मुझे बतलाना था। आप पर इतना कोई ऐसी कोई चीज़ मतलब छोड़नी है या किसी से मुक्ति पानी है, वो चीज़ नहीं हुई है आपके साथ में, तो अपनी मर्जी से कोई बतलाता नहीं। तो एक तरीका ये है, और वरना जो है अध्यात्म तो है ही, योग तो है ही, ध्यान तो है ही। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है, आज हम बात भारत की करने आए हैं, तो मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि पीयूष मिश्रा के अंदर श्री राम को लेकर क्या छवि बनती है, और जिस तरह पूरा भारत राम में हो रखा है, क्या पीयूष मिश्रा भविष्य में राम को लेकर कोई कविता या गीत लिखेंगे? राम को लेकर कोई कविता या गीत लिखेंगे आप भविष्य में? क्यों नहीं लिखूंगा, बाकायदा लिखूंगा, जब मेरा मन आएगा बाकायदा लिखूंगा, बाकायदा। मतलब परहेज नहीं है मुझे, मैं समझता हूँ। सर श्री राम को लेकर आपके मन में क्या छवि बनती है उनको लेकर? ज्यादा पुरुषोत्तम, आइडियल पुरुष है यार, आइडियल पुरुष है, आइडियल पुरुष रहे, बाकायदा आइडियल पुरुष रहे। बहुत लोगों के कृष्ण को लेकर देखो ना, कृष्ण को लेकर कभी नहीं कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम, कुछ अंचल थे। कृष्ण को लेकर कभी नहीं कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम, राम को लेकर कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम को, आइडियल पुरुष थे, आइडियल पुरुष थे। बाकायदा मानता हूँ उनको, बाकायदा मानता हूँ। एक आखिरी सवाल, एक चीज सर इसी में जोड़नी थी। हाँ जोड़ क्या जोड़? सर आपने जैसा कहा कि आपके जो कम्युनिस्ट मित्र हैं वो उनको मानने से मना कर देते हैं कि राम तो होते ही नहीं है। आप जब उनसे मिलते तो क्या जवाब देते हैं उनको कि राम को आप मानते वो नहीं? अरे मना माने उनकी मर्जी यार, नहीं माने तो उनकी मर्जी, क्या मतलब है ये? क्या हम क्यों पिस्तौल के नोक को मनवाएंगे राम थे? मैं नहीं मानता, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं मानता राम को, तो बढ़िया बात है, मत मान तू मान अपने कार्ल मार्क्स को, तू मान जोसेफ स्टालिन को, तू मान लेनिन को, तू मान पोल पुट को, चासेस्क्यू को, माओ त्से तुंग को, तू मान, बढ़िया बात है। हम नहीं मान रहे, बात खत्म हो गई। सर माफी चाहूंगा, एक लास्ट यही है, आप राम को 2014 के बाद मानने लगे हैं, उससे पहले भी मानते थे? राम की नहीं, आपके मतलब एक ईश्वर नाम की जो है मूर्ति है मेरे दिमाग में बहुत पहले से, बचपन से, और वो सबके दिमाग में। ईश्वर का एक जो है अजीबोगरीब किस्म का साक्षात्कार हर बंदा करता है, भले ही लाख कम्युनिस्ट हो, लाख लेफ्टिस्ट हो, हर बंदे के अंदर जो है ईश्वर नाम की अनुभूति रहती है। वो डर की वजह से हो चाहे किसी वजह से, वो पहचानता बाद में।
सर जाने दो अब। आप ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भाई, धन्यवाद। समय के लिए और इस पूरी बेबाकी के साथ एक बार फिर यहाँ पर आने के लिए आपका। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, लड़ सका है वही तो महान है। जिंदगी हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। फूलती रंगों में आज भीगती नसों में, आज आग की लपट का तुम बहार दो। आरंभ है प्रचंड। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भाई।